इमेजिन करो कि मेरे ऊपर एक फिल्म बन रही है, तो एक फिल्म मेकर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऑप्शन ए, वो एक ऑनेस्ट मूवी बनाएगा। ऑप्शन बी, वो एक एंटरटेनिंग मूवी बनाएगा। ऑप्शन सी, वो फिल्म मेकिंग में गोल्ड स्टैंडर्ड सेट करेगा। या ऑप्शन डी, मेरे पूरे लाइफ को एक नया इंटरप्रिटेशन दे दे। गिवन की चांसेस ना के बराबर है, मैं ऑप्शन सी में खुश हूँ। बाकी मैंने लाइफ के साथ कुछ बड़ा किया भी नहीं है कि बाकी तीन ऑप्शन की तरफ नजर भी घुमाऊं। बायोपिक एक ऐसा जॉनर जिसके साथ लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप है। लव इसलिए क्योंकि व्हेन डन राइट मैं इन लोगों के बारे में जान पाता हूँ जिनके बारे में इस जन्म में तो नहीं पढ़ता। अ ब्यूटीफुल माइंड इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। हेट इसलिए कि कुछ लोग तो लायक भी नहीं होते बायोपिक्स के। विद ऑल ऑनेस्टी, आर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन एवंस पीटर्स की दामर बस एक कॉपरेटिव अटेम्प्ट था पैसे छापने की एक वेल नोन सीरियल किलर के ऊपर। FYI, जेफरी डामर का लास्ट एक्टिव केस 1991 का था, करीब 30 से 31 साल पहले। यानी उन विक्टिम्स की फैमिली आज भी जिंदा होगी जो उन्हें जानती थी, और उन्हीं की मर्डर्स की सीन्स को रिक्रिएट करके तुम क्या ही प्रूव कर रहे हो। इसलिए लोग क्रिस्टोफर नोलन के ओपेनहाइमर को अप्रिशिएट करते हैं कि उसने कभी बॉम्ब के डिजास्टर या वायलेंस को यूज नहीं किया, ये दिखाने के लिए कि ओपेनहाइमर कितना गिल्टी फील करते हैं। ये उनकी कॉन्शियस थी जो उन्हें हंट कर रही थी। और प्रॉब्लम यहीं तक नहीं है, प्रॉब्लम है इनकी सुगर कोटिंग। देखो, बायोपिक दो टाइप की होती है। एक स्नैपशॉट बायोपिक, जहाँ किसी भी इंसान के लाइफ के एक पर्टिकुलर इवेंट को पूरी फिल्म में एक्सप्लोर किया जाता है। एग्जाम्पल मनीबॉल, 127, ओपेनहाइमर और द बिग शॉट। दूसरी कन्वेंशनल बायोपिक, जहाँ पे कैरेक्टर के राइज टू फेम से लेके उसके फॉल टू ड्रग्स और री राइज अगर हो तो ये सब कुछ दिखाया जाएगा। डार्केस्ट आवर के इवेंट 1940 में सेट है, जिस टाइम में डंकर्क सेट थी। अब एक बार के लिए इस सीन को देखो फ्रॉम द मूवी डार्केस्ट आवर। Terms, he will know his own weaknesses. He will be reasonable. When will the lesson be learned? When will the lesson be learned? How many more dictators must be wooed, appeased, good God, given him mixed privileges before we learn? You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth. जस्ट एज स्टैंड अलोन मूवी ये ब्रिलियंट है। गैरी ओल्डमैन एज विंस्टन चर्चिल, एक ऐसे लीडर की कहानी जो एक टफेस्ट टाइम में नाजी आर्मी से लोहे के चने चबवाता है। एक लवेबल कैरेक्टर जो पहली बार ट्यूब यूज करता। हाँ, वो सीन चीजी था, बट ब्रिलियंट इसलिए क्योंकि तुम इस डिसबिलीफ को भी लाइक करते हो। मूवी वेल मेड और वेल रिसर्च्ड है। 1943 में बंगाल फेमिन हुआ था। रीजन, इंडिया की जो फूड सप्लाई थी उसको डायरेक्ट किया जा रहा था यूरोप। वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स के लिए एज अ बैकअप 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोग मरे थे। और एड के लिए विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट ये था, इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट सो नो अमाउंट ऑफ एड कैन हेल्प देम। 1943 यानी मूवी के इवेंट के 3 साल बाद। मेरे पास कुछ और है ही नहीं इसमें ऐड करने के लिए, बाकी तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसके बारे में और कुछ भी जानना है तो ये वीडियो देख लो। मेरा एक क्वेश्चन है कि इज इट मीनिंगफुल? अटल, संजू, ब्लॉन्ड, एल्विस, द डर्टी पिक्चर, MS धोनी, अमर सिंह चमकीला, द एक्सीडेंटेड प्राइम मिनिस्टर, मैरी कॉम, आई सॉ द लाइट, मैदान। वेल, ये क्वेश्चनेबल है। करणजीत कौर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी, अली रे। इनमें से बहुत लोगों को तुम जानते होगे, कम या ज्यादा ये सभी फेमस है। और ये कन्वेंशनल बायोपिक पे डिपेंड करता है कि एक्टर अपने कैरेक्टर जो एक रियल लाइफ पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी, लुक्स, टॉकिंग स्टाइल, ये सब को कन्विंसिंगली कॉपी करे और फिर वही स्टोरी सुनाए जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। भले ये कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन स्टोरी में हम नया ऐड ही क्या कर रहे हैं। एक्टर का परफॉर्मेंस जितना तगड़ा और रिजेम्बलेंस जितना क्लोज होगा, हम हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स को अलग अलग एंगल से देख पाएंगे। और मूवी में मार्केटिंग भी उसी पे चलती है। ऑब्वियसली ये केस सब पे नहीं है, बट मेजोरिटी ऐसी ही है। वहीं एक फिक्शनल स्टोरी में रॉकी भाई जैसे हरामी कैरेक्टर को भी हम लाइक करते हैं क्योंकि उसे लिखा गया है एज अ लाइकेबल कैरेक्टर जो लॉ तोड़ने के बाद भी लोगों का मसीहा बना है। ये स्टोरी मेकअप पे डिपेंड करता है कि वो जो गोल्डबर्ग जैसे कैरेक्टर से भी हमसे हेट ना करवा पाए। इनोवेटिव या समथिंग अनइमेजिनेबल करना जिसमें एक्टर हमें नए तरीके से शॉक कर पाए अपने कैरेक्टर रेवलेशन से। एक एक्टर का क्राफ्ट कब हमें शॉक कर जाएगा हमें नहीं पता। जैसे वॉल्टर वाइट भले ही कितना मैनिपुलेटिव है, तुम उसे हेट नहीं करते हो। हाँ, उसके वाइफ को लेके भतेरे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं तुम्हारे। ये सब मीनिंगफुल है क्योंकि ये कोई सेलिब्रिटी के इंप्रेशन नहीं है, बल्कि इंटरप्रिटेशन है कुछ स्टोरीज के, फिक्शनल स्टोरीज के। और इसी से आता है हमारा सेकंड पॉइंट, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। इंप्रेशन या इंटरप्रिटेशन। संजू को अक्यूज किया जाता है कि वो संजय दत्त के क्राइम्स को व्हाइट वॉश करता है। वी कैन यूज द सेम आर्गुमेंट फॉर जॉन नैश, जिनकी लाइफ की कंट्रोवर्सी थी कि उनकी रिलेशनशिप एक नर्स के साथ भी थी, लेकिन मूवी उसे कवर ही नहीं करती। फिल्म मेकर हमेशा ही सेलिब्रिटीज के स्ट्रगल पे फोकस करते हैं, लेकिन उनकी कंट्रोवर्सी से दूर, बहुत दूर रहते हैं। और ये चीज क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हें एक कैरेक्टर दिखाना है जिनके सेटअप्स होंगे और पे ऑफ होंगे। और प्लीज मेरे पॉइंट से ये मत समझना कि इसमें कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है। संजू सेलेब का वो साइड भी दिखाती है जो उन्हें ह्यूमन बनाता है। मीडिया के लिए बस एक हेडलाइन है, बट रिहेबिलिटेशन एक बहुत टफ प्रोसेस है। सो कूडो संजय दादा फॉर दैट। मसाला है क्या? मसाला नहीं लेके आऊं? अभी कहाँ लेके आओ? अरे बाबा, बाबा बाबा। ओके,
लेकिन पहली बात तो ये बताओ, इम्प्रेशन या इंटरप्रिटेशन, संजय दत्त पे मूवी मांग कौन रहा था? देयर इज अ रीजन की डॉक्यूमेंट्री एग्जिस्ट करता है, एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ फिल्म मेकिंग, जिसमें तुम दोनों तीनों चारों साइड ऑफ स्टोरी सुना सकते हो, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड होगा। एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हो, लोगों के एक्सपीरियंस दिखा सकते हो, रियल लाइफ और रियल लाइफ का एक्चुअल डिफरेंस दिखा सकते हो। देखो, बायोपिक्स एक पॉपुलर जॉनरा है और प्रॉफिटेबल भी। मूवी की मार्केटिंग अच्छी हो तो पैसे तो छपते ही हैं, लेकिन हाँ, ये केस हर टाइम नहीं होता। माजी द माउंटेन मैन अच्छी मूवी थी लेकिन पॉपुलर नहीं हुई। अवार्ड शोज में पॉपुलर भी बायोपिक ही होते हैं, तो क्यों नहीं बनेगी बायोपिक? इसी वीक 2 बायोपिक आई है, अमर सिंह चमकीला और मैदान, और दोनों ही बहुत अच्छी है, खासकर अमर सिंह चमकीला। बाकी तुम्हें क्या लगता है इस वीडियो और बायोपिक्स इन जनरल के बारे में? लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।